अनुच्छेद हमारा जो 15 है उसमें 15 और 16 जो है अनुच्छेद उसमें पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। तो आज हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे एमसीक्यूज जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जो कि रिलेटेड है हमारे सोशियोलॉजी सिलेबस से। तो हमने हिंदी में इसको सॉल्व किया, ऐसे मैं इंग्लिश में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ सॉल्व करती हूँ एमसीक्यूज को। तो चूंकि आज हमारी स्पेशल क्लास है तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि अनअकैडमी के प्लस मेंबर्स नहीं है वो स्टूडेंट्स मोस्टली अगर हिंदी मीडियम से होंगे या हिंदी की क्लासेस पसंद करेंगे तो उनके लिए मैंने स्पेशली रखा हुआ, क्योंकि ये लाइव क्लास है, फ्री क्लास है, तो इसलिए मैंने आज का ये सेशन उनके लिए रखा है ताकि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इससे फायदा उठा सकें। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो है भारत के किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में जो जनजाति संख्या है वो सर्वाधिक है? तो जनजाति जो भारत के जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। जनजाति जनसंख्या जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इसका आंसर है डी, यानी मध्य प्रदेश में, जो भारत के मध्य प्रदेश में जो जनजाति संख्या है वो संख्या जो सर्वाधिक है ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, नीचे उल्लेखित जो जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय हैं? कौन सी जो जनजातियां हैं मातृवंशीय जनजातियां, यानी मातृवंशीय जनजातियां, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसको कहते क्या है। तो मातृवंशीय जो परिवार में कोई सदस्य जो होता है वो पुरुष नहीं होता है, स्त्रियां जो होती हैं विवाह उपरांत जो है अपने माता पिता के घर में ही रहती हैं और वंश या उत्तराधिकार माता के आधार पर होता है, पति यदा कदा रहता है। तो जो मेल फीमेल जो होती है वो यहाँ पे लीड करती है, तो उसको कहते हैं मातृवंशी, यानी मैट्रियार्चल जो फैमिलीज होती है, जो मैट्रियार्चल जनजातियां होती हैं, मैट्रीलाइनल जिसको कहेंगे, नॉट मैट्रियार्चल, मैट्रीलाइनल जो होती है जो जनजातियां हैं, तो उनमें कौन कौन से नाम आते हैं? इसमें गारो है, खासी है, नायर है, इस प्रकार के परिवार जो है वो आते हैं। तो मातृवंशीय जो परिवार है इनमें से हम देखते हैं कौन सा है, तो खासी जो है यहाँ पे उपलब्ध है। तो खासी की जगह पे अगर गारो होता या फिर एक और है जो है नायर, तो वो भी करेक्ट आंसर होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उनमें से खासी ही यहाँ मौजूद है, इसलिए खासी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 में हम देखेंगे किम्बाल यांग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? तो किम्बाल यांग ने सामाजिक जो नियंत्रण है, जो सोशल कंट्रोल है, उसके किन दो स्वरूपों को का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 52, किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? तो किम्बाल यांग ने औपचारिक या अनौपचारिक का किया है, संगठित और असंगठित का किया है, चेतन और अचेतन का किया है, सकारात्मक का किया है या नकारात्मक का किया है? तो सामाजिक जो नियंत्रण है उसके जो प्रकार है वो किम्बाल यांग ने प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रकार जो है वो किम्बाल यांग ने प्रस्तुत किए थे, और औपचारिक और अनौपचारिक जो है वो बोगार्डस एंड बीयरस्टीड ने दिए थे। संगठित और असंगठित जो थे वो गुरविच एवं मूर ने दिए थे। एंड चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख चार्ल्स कूले और बर्नार्ड ने किया था। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको इंट्रोड्यूस किया था, खैर औपचारिक और अनौपचारिक जो है बोगार्डस और बीयरस्टीड ने दिया था। किम्बाल यांग ने जो दिया है वो है सकारात्मक एंड नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव जो सामाजिक नियंत्रण के जो स्वरूप बताए थे उन्होंने। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले, उसके बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया? यानी फूल बनने से पहले ही कुचल देना। विपथगामी जो परिवर्तियां होती हैं जो कि अगेंस्ट होती हैं सोसाइटी के, उनके बनने से पहले ही उनको कुचल देना, यानी फूल बनने के पहले ही उनको कुचल देना, ये कहकर परिभाषित किया था इनमें से किसने? तो इनमें हम जानेंगे कि किसने परिभाषित किया था।
कि कुछ जो सामाजिक मूल्य जो होते हैं जो विचलित हो जाते हैं, तो इनसे समाज का प्रतिमान जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसे व्यवहारों को प्रस्फुटित होने से पहले पहले यानी फूल बनने के पहले पहले ही दबा देना चाहिए, ऐसा कहा था पार्सन्स ने। पार्सन्स जो थे वो प्रकारवादी थे। उनके अनुसार यदि कोई सामाजिक मूल्य से विचलित होता है, यानी कुछ चीजें जो होती हैं जो समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं या समाज का जो प्रतिमान जो होता है इससे खतरे में पड़ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है, तो ऐसी चीजों को उभरने से पहले ही उनको दबा देना चाहिए था। तो ऐसा मानना था पार्सन्स का। तो पार्सन्स ने ये डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो क्रियाशील होता है। तो औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो दोनों प्रकारों यानी औपचारिक और अनौपचारिक तरह से क्रियाशील होता है, दोनों ही तरह से वो क्रियाशील होता है। और औपचारिक जो नियंत्रण वो है जो कि लिखित निश्चित कानूनों द्वारा संपन्न होते हैं। जो औपचारिक नियंत्रण होते हैं यानी जो इनफॉर्मल जो वेज होते हैं सोशल कंट्रोल के, उसमें क्या होता है कि जो एक तो फॉर्मल हो गया और एक इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक और औपचारिक। तो जो औपचारिक नियम होते हैं वो लिखित होते हैं, जो कि हमारे लीगल जो कानून है या जिनको कि हमको मानना पड़ता है। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स को ले लें तो इसमें व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है, यानी हम चाहें या ना चाहें हमको उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो अनौपचारिक होते हैं उसमें हमारी कॉन्साइंस जो होती है, यानी हम हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है, जिस कल्चर में हम पले होते हैं या बढ़ते हैं, जो चीजें हमारे अंदर ट्रांसमिट होती है हमारे कल्चर से, हमारे मूल्य हैं, हमारी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, हमारे बिलीव्स जो हैं, हम लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जो होता है इसमें व्यक्ति या समूह को इसका विरोध करने में दंड नहीं मिलता, लेकिन अनौपचारिक जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रण होता है जिसका विकास कोई सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है। तो इसकी अवहेलना करने पर, तो इसकी अवहेलना जो होती है यानी इसको अगर हम ना माने तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम उस टाइम जो है हमें जेल हो जाएगी या फिर हम कानूनी तौर पे जो है हमारी मतलब हमें सजा दी जाएगी, लेकिन जो सामाजिक तौर पे इसमें निंदा शुरू हो जाती है, बहिष्कार हो जाता है हमारा समाज से, या हमारी प्रथाएं हैं, हमारे लोकाचार हैं, हमारे धर्म आदि जब इनका पालन नहीं करते हैं, इन चीजों से हमें समाज जो है हमारा बहिष्कार कर देता है। तो इसमें जो आंसर सी होगा यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा। तो अनौपचारिक ये दोनों ही प्रकार के जो सोशल कंट्रोल होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उनसे हमारी जो सामाजिक जो कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल, उसको किया जाता है। अब है 55, क्वेश्चन नंबर 55। तो सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो सामाजिक जो है, जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल किसने कहा, और वर्टिकल गतिशीलता दोनों में किसने बांटा? क्षैतिज और उदग्र यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो गतिशीलता है, मोबिलिटी है, के रूप में किसने वर्गित किया? सामाजिक जो सोशल मोबिलिटी को किसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो मिलर ने किया है, लिप्सेट ने किया है, बेंडिक्स ने किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में किसने बांटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गतिशीलता में किसने बांटा? तो क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। जो क्षैतिज गतिशीलता होती है यानी जिसको कि हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे गमन करता है यानी माइग्रेट करता है। तो उदग्र गतिशीलता भी दो प्रकार की हुई, यानी ऊर्ध्वगामी और सामाजिक गतिशीलता तथा अधोगामी उदर गतिशीलता जो होती है। तो इसमें जो इसको जो वर्गीकृत किया था, दो भागों में बांटा था, वो थे सोरोकिन। तो सोरोकिन ने
इसको गतिशीलता को दो भागों में बांटा था, यानी इनमें से सोरोकिन का नाम नहीं है, मिलर ने, लिप्सेट ने या बेंडिक्स ने, तो इनमें जो आंसर है वो डी इज करेक्ट वन, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। तो सोरोकिन ने डिवाइड किया था दो भागों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी में। उसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित 56 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन जो है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो प्राथमिक और द्वितीयक जो अवधारणा है, उनके अनुसार प्राथमिक विचलन जो होता है वो सामान्यतः उन व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जो सामान्य तौर पर सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, यानी वो मानते नहीं और कभी कभी जो लुक कर या छुप कर कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, तो उसे प्राथमिक विचलन कहते हैं। यानी जो प्राइमरी जो विचलन होता है या फिर समाज से में प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी भी तरीके के विचलित हो जाना समाज से, तो प्राथमिक विचलन जो होता है तो कोई दंड नहीं दिया जाता, जैसे किसी दुकान से बिना भुगतान किए चुपचाप सामान लेकर के चले गए। जबकि द्वितीयक विचलन वो है जो सार्वजनिक स्तर पर लोगों को मालूम होता है, तो जिससे लोगों की पहचान समाज में स्पष्ट रूप से गलत व्यक्ति के तौर पर हो जाती है कि ये सही नहीं है, या क्रिमिनल है, या चोर है, या डकैत है। तो उस तरीके के जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं उसकी जो जिनको वो कर देता है, तो इस विचलन हेतु स्पष्ट दंड होता है जो कि कानून के हिसाब से उसको दिया जाता है। तो जो प्राथमिक विचलन है और द्वितीयक जो विचलन है, इसकी अवधारणा को जो प्रस्तुत किया था, इसकी अवधारणा दी थी लीमर्ट ने। तो लीमर्ट ने इसको प्रस्तुत किया था। जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सी। अब दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, क और ख। अब आपको इसमें से बताना है कि दोनों ही सही है या दोनों ही डिफाइन करते हैं एक दूसरे को या नहीं करते हैं। तो हम देख लेते हैं कथन क्या है इसमें। क्वेश्चन जो भी आपको कराए जा रहे हैं, तो जब भी लाइव क्वेश्चन, चूंकि जो YouTube क्लासेस होती हैं उनमें क्वेश्चन से पोल क्रिएट नहीं हो सकता, तो इस वजह से मैं देख नहीं सकती कि आप लोग कितना किसने सही किया। या अब जैसे हम लोग अपने अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती हैं वहां पे पोल क्रिएट होते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमारा एक बोर्ड होता है जो जिसपे मार्क्स दिखते रहते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट जो है आंसर सही किए हैं, या वहां पे एक मेडल की तरह से हो जाता है कौन कितने गोल्ड मेडल ले गया, कितने सिल्वर मेडल ले। लेकिन ये चीज अभी चूंकि YouTube पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपने से जो एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठा करिए इस तरह की क्लास में, और खुद से आंसर कीजिए और अपने आप को खुद ही इवैल्यूएट कीजिए कि आप कहाँ पे सही हो, कहाँ पे नहीं सही हो, कितने परसेंट क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए या नहीं दिए। तो ये सारी चीजें आपको खुद ही से करनी पड़ेंगी। तो अपना जो आकलन है वो खुद ही आप लोग कीजिए इसमें। तो अब जो इसमें स्टेटमेंट ए जो है, जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत है, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो जो भारत है वो प्रजातंत्र है, जाति आधारित जो भारत की जो विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत, लेकिन जाति आधारित होती, कास्ट सिस्टम पे आधारित है। अब भारतीय प्रजातंत्र के सफलता पूर्वक चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार जो है वो आवश्यक है। यानी जो भारत का जो प्रजातंत्र है उसके सफलता पूर्वक चलने के लिए यहाँ पे जाति आधारित जो व्यवहार है वो जरूरी है। तो अब आप नीचे से देखेंगे इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम जानेंगे कि इनमें से कौन का जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। तो जाति और प्रजातंत्र जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, जाति और प्रजातंत्र दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। और भारतीय प्रजातंत्र में जाति आधारित प्रजातंत्र जो है भारत के विकास में एक बाधक कारक है, तो ना कि सफलता का। तो अतः जो कथन है वो सही है, पर उसका कारण जो है वो उसको डिफाइन नहीं करता है। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो होगा सी, क्योंकि यहाँ पे जो कथन है वो तो सही बात है कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जाति आधारित व्यवहार जो है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से जो खा है वो गलत है। निम्नलिखित में से किसने उदीयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया? तो उदीयमान जाति की अवधारणा जो है वो किसने उपयोग किया था इसका? तो उदीयमान जाति की अवधारणा जो है
रजनी कोठारी ने अपने अध्ययनोपरांत किया था, अपने अध्ययन के बाद जो है उसका उपयोग किया था उदीयमान जाति जो है। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसमें देखेंगे हम। तो कोठारी ये जो है इनका पूरा नाम है रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी ने जो है इसको यूज किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखेंगे किसने ये मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वो एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शंस हम देखेंगे। टॉम बोटोमोर, लुईस अल्थुजर, जायरस पानाजी एंड एवी चायनॉव। इनमें से किसने इसको बोला था कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वो एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। यह डिफाइन किया था जो वर्ग स्थिति के बारे में, जो क्लास सिचुएशन के बारे में, जो स्टेटस के बारे में जो डिफाइन करा था वो किया था लुईस अल्थुजर ने। लुईस अल्थुजर ने दिया था ये डेफिनेशन जो थी। लुईस अल्थुजर इज अ करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया है वो ये है कि लीच और बेली जो है उन लोगों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था जो है, जो भारत का कास्ट सिस्टम है के विषय में निष्कर्ष दिया था वो ये है कि जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, या जाति प्रतिस्पर्धात्मक एवं गैर प्रतिस्पर्धात्मक दोनों ही प्रकार की व्यवस्था है, या जाति ना तो प्रतिस्पर्धात्मक है और ना ही प्रतिस्पर्धात्मक है। तो लीच एंड बेली के अनुसार जो उन्होंने डिफाइन किया था वो किया था कि जाति जो है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। तो जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, आंसर नंबर ए। तो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है जाति। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन किस बात का उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत जो नियंत्रण के लिए आदेश और दंड का जो प्रावधान रहता है, जिसके भय से विसामान्य जो होते हैं व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे कि फांसी है, कैद है, जुर्माना है, समाज द्वारा निंदा या उपहास आदि नकारात्मक जो सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। तो अंतरजातीय जो विवाह है उसके कारण किसी व्यक्ति को अपनी जाति से निष्कासन जो है डेफिनेटली जो है वो नकारात्मक नियंत्रण का ही उदाहरण हो सकता है। तो नकारात्मक नियंत्रण इज अ करेक्ट, यानी जिसको आप बहिष्कार जिसका कर दे। तो लोकनगर सातत्य 62, लोकनगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो लोकनगर की सातत्य की अवधारणा किसने दी है? तो सांस्कृतिक जो मानवशास्त्री ग्रामीण समाजशास्त्र के जो जनक हैं, इन्होंने मैक्सिको के टैपो जलान गांव के अध्ययन उपरांत यानी उसमें स्टडी करने के टाइम लोक समाज, लोक नगरीय सांतत्य, कृषक समाज, लघु अधीत परंपरा लोक संस्कृति तथा लघु समुदाय जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को उल्लेख किया था। वो है रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने इसका उल्लेख किया था अपनी स्टडी के दौरान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसे कृषक समाज कहा जा सकता है? जापान को, जर्मनी को, फ्रांस को, या इनमें से कोई नहीं? किसे कृषक समाज कहा जा सकता है?
क्वेश्चन नंबर 63। तो कृषक समाज क्या होता है? कृषक समाज वो समाज होता है जिसके लिए कृषि आजीविका का मात्र साधन नहीं है बल्कि उनकी जीवन शैली का आधार भी होता है। तो इसके लिए कृषि वृत्ति का जो उद्देश्य होता है उसका लाभ सिर्फ कमाना ही नहीं होता है बल्कि वे व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि उपभोग के लिए भी कृषि करते हैं। और इसका मतलब जो जापान है, जर्मनी है या फ्रांस जो है वो एक समुदाय के उदाहरण है, ना कि कृषक समाज के। तो जो उत्तर है इनमें से वो डी होगा, जो कि कोई भी नहीं। तो जापान और जर्मनी या फ्रांस जो है कोई ऐसी कंट्री नहीं है इनमें से कि जो कृषि पे ही पूरा जीवन उनका सीमित हो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जिनमें से कौन सी जो संस्था है, जो कौन सा जो सिस्टम है वो कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कृषक समाज जो व्यवस्था है उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताओं में अगर हम देखें तो भूमि के से जो अत्यंत लगाव होता है, समरूप समाज होता है, लोग में होमोजेनिटी होती है, अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समाज होता है, कुटीर उद्योगों की प्रधानता होती है, ग्रामीण जाति व्यवस्था होती है, संयुक्त परिवार आदि की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार जो तृतीयक उद्योग जो है अर्थात सेवा जो क्षेत्र है आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता है। यानी जो तृतीयक उद्योग होता है, जो जिसको कि हम कहते हैं कि सेवा क्षेत्र जो होता है उसको हम कहते हैं तृतीयक उद्योग जो है वो आधुनिक समाज की यानी जो मॉडर्न जो सोसाइटी है उसका उदाहरण है। तो इसलिए इसमें से ये वाला जो आंसर होगा ये करेक्ट होगा, यानी तृतीयक उद्योग जो है वो कृषक समाज से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो भारतीय राजनीति है इसमें जो भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतीय राजनीति में हम देखेंगे कि किसने जो है इस सामुदायिक जो भारतीय राजनीति का जो समाज है यानी सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वोदय योजना जो प्रयोग का जो शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले जयशंकर नारायण जी ने किया था सर्वोदय योजना का। लेकिन सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले गांधी जी ने किया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो एम के गांधी होगा। लेकिन जो सर्वोदय योजना का जो प्रयोग, कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो इसलिए सर्वोदय जो योजना का प्रयोग हुआ था वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। लेकिन जो सर्वोदय वर्ड का जो प्रयोग है वो किया था एम के गांधी ने। अब आते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है ये किसने लिखी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्वेश्चन नंबर 66। तो इनमें ऑप्शंस है JL नेहरू, SC बोस, M विश्वेश्वरैया, NVK RV राव। तो जो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है M विश्वेश्वरैया। M विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 67। तो जो 1937 जो है ईस्वी में सेंचुरी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। उसका चेयरमैन उन्होंने किसको बनाया था? तो 1937 में कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी उसका गठन किया था। तो उसका चेयरमैन इनमें से उन्होंने किसको बताया था? क्वेश्चन नंबर 67। तो SC बोस, जगजीवन राम, C गोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था 1937 में? तो 1937 में कांग्रेस पार्टी ने जो प्लानिंग कमेटी का गठन किया था उसका चेयरमैन उन्होंने बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो उसका चेयरमैन जो बना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
8वीं पंचवर्षीय योजना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, क्या टाइम था, वो काल क्या था? 1985 टू 1990, 1990 टू 1995, या 1992 टू 1997, या 1995 टू 2000। तो जो पीरियड था वो पंचवर्षीय योजना का, वो क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड था वो क्या था? तो सबसे पहले हम जानेंगे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका समय क्या था, उसका काल क्या था। तो प्रथम, आप लोग नोट करिए, अगर आपके पास पेपर और पेन है तो डेफिनेटली इसको नोट कीजिए ताकि ध्यान रहे आगे। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका जो काल था 1951 से 1956। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल था 1956 से 1961। तृतीय का था 1961 से 1966, यानी 5 साल पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल की योजना। अब 3 वर्ष का जो योजना अवकाश था वो 1967, 1968 एंड 1969। उसके बाद आता है चौथी का था 1969 से 1974 एंड 5वीं का जो था 1974 से 79। छठी का हुआ 1980 से 85 और 7वीं का हुआ 1985 से 1990। तो 8वीं जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं जो थी वो 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो सकी, यानी 2 वर्ष का बीच में गैप हो गया था, इसलिए वो प्रारंभ हुई थी 1992 से 1997। यानी जब 7वीं जो हुई थी वो 1985 से 1990 में थी, लेकिन 2 वर्ष का जब गैप होने की वजह से 1992 से स्टार्ट हुई, 97 तक थी। और 9वीं जो थी, 9वीं पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1997 यानी 1997 से 2002 तक थी। और 10वीं जो थी वो 2002 से यानी 2002 से 2007 तक। और 11वीं जो है वो थी 2007 से 2012 तक। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो था वो था सी 1992 से 1997। तो भारत में योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? जो भारत में योजना आयोग बना उसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, महालनोबिस और जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कौन थे? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो सिर्फ प्रधानमंत्री हो सकता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम जो योजना आयोग के अध्यक्ष बने थे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, क्योंकि जो प्रथम प्रधानमंत्री वही थे। तो अध्यक्ष जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग ध्यान में रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? इन संस्थाओं में से कौन सी संस्था जो है वो पूंजीवाद की, कैपिटलिस्ट क्लास की प्रमुख आर्थिक संस्था है? वृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल यांत्रिकी और उपयुक्त सभी। तो जो पूंजीवाद की जो विशेषताएं हैं सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो पूंजीवाद की जो विशेषताएं हैं, आर्थिक उत्पादन के साधनों यानी भूमि एवं पूंजी का नियंत्रण, उसके ऊपर नियंत्रण और केंद्रीकरण जो है वो निजी हाथों में, यानी उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाना। और स्वतंत्र बाजार जो प्रणाली द्वारा संपदा तथा साधनों का अर्जन करना, स्वतंत्र श्रमिकों द्वारा बाजार में अपना श्रम बेचना, यानी जो स्वतंत्र श्रमिक हैं अपना श्रम बाजार में बेचना, लेबर करना। और आर्थिक क्रिया के लक्ष्य प्रेरणा के रूप में आधिकारिक लाभ की आकांक्षा करना। और वृहद आधार पर उत्पादन और मुख्यतः निजी लाभ की कामना से प्रेरित स्पर्धा आदि है। तो इसका उत्तर जो है वो होगा डी, क्योंकि इनमें से सभी जो है वो की प्रमुख आर्थिक संस्था है कैपिटलिस्ट क्लास की। तो उपयुक्त सभी यानी वृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण और मूल यांत्रिकी, इनमें से सब होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? इनमें से किसने कहा है कि जो नियोजन है
वो अतार्किक पर तार्किक सहजता है, तार्किक श्रेष्ठता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। ये कहा माहिम ने। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वो क्या है? न्याय के साथ वृद्धि, आर्थिक समृद्धता, समाज कल्याण या सामाजिक न्याय। इनमें से जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में जो लागू होता है, जो सिद्धांत जो लागू किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ हुआ था भारत में, वो हुआ था 1951 में। पंचवर्षीय योजनाएं जब बनी थी भारत में, वो बनी थी 1951 में। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है उसमें न्याय के साथ वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, जिससे उसका जो है वो चहुमुखी जो विकास, चारों तरफ से जो उसका विकास है वो हो सके। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यानी न्याय और वृद्धि के लिए, यानी जस्टिस और डेवलपमेंट के लिए पंचवर्षीय योजनाएं जो है बनाई गई। अब बनी कब? 1951 में। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी वही थी 1951 में। उसके बाद है 73, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? जो सामुदायिक विकास है उनके कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन कराना। इनमें से क्या? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उनका जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है? वो होता है व्यक्तियों के रहन सहन की जो दशा होती है उसको ऊंचा उठाना, उनकी स्थिति को ऊंचा उठाना, यानी जो पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना, उनकी मुख्यधारा से जो पिछड़े हुए हैं तथा विकास की मुख्यधारा से बाहर जो है, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनके रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना उसका अंतिम उद्देश्य होता है। आंसर ए करेक्ट। सो भारत में जो कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में? तो भारत में जो प्रथम कारखाना अधिनियम जो था वो लागू हुआ था 1948 में। 1948 में लागू हुआ, पारित हुआ था। और उसके बाद जो द्वितीय जो कारखाना अधिनियम जो लागू हुआ वो हुआ 1956 में, यानी 1956 में। और उसके बाद 91 में व्यापक परिवर्तन उसके अंदर आए थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1948 में। करेक्ट आंसर इज 48। इसके बाद है समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। क्या चीजें सम्मिलित है? समग्रवादी जो सामाजिक नियोजन है उसके अंदर क्या चीजें सम्मिलित है? फासीवादी सामाजिक नियोजन, सामवादी सामाजिक नियोजन या पूंजीवादी सामाजिक नियोजन या फिर समाजवादी सामाजिक नियोजन, प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। तो इनमें से क्या कौन सा करेक्ट है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो समग्रवादी जो सामाजिक नियोजन में फासीवादी जो सामाजिक नियोजन तथा साम्यवादी सामाजिक नियोजन आते हैं, क्योंकि फासीवाद सर्व सत्तावाद का समर्थक होता है तथा साम्यवाद जन स्वामित्व पर आधारित होता है। तो जबकि समाजवादी जो व्यवस्था होती है वो राज्य के स्वामित्व के ऊपर आधारित होती है, या प्रजातांत्रिक व्यवस्था राज्य के स्वामित्व पर, एक पूंजीवादी व्यवस्था के निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 और 2, यानी फासीवादी सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियोजन। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हम देखेंगे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो हरित क्रांति शब्द है
उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, परंतु हरित क्रांति के जो जनक हैं वो N.E. बोरलॉग को माना जाता है तथा भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है और जो हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किया था N.E. बोरलॉग ने। तो हरित क्रांति जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो प्रयोग जो हुआ था अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने सर्वप्रथम जो हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था विलियम एस गॉड ने किया था। और हरित क्रांति की जो जनक हैं वो फाउंडर जो हैं वो माना जाता है बोरलॉग को, इसके फाउंडर माना जाता है, लेकिन इस शब्द को जो कॉइन किया था वो विलियम एस गॉड ने कॉइन किया था। लेकिन तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द जो कॉइन हुआ था वो विलियम एस गॉड ने किया था और N.E. बोरलॉग जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। और M.S. स्वामीनाथन जो है उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। तो जब भारत का नाम आया तो M.S. स्वामीनाथन, फाउंडर का नाम आया, जनक का नाम आया तो N.E. बोरलॉग, और जब वर्ड किसने कॉइन किया यानी शब्द का प्रयोग किसने किया तब विलियम एस गॉड। तो तीनों ही आंसर में से कोई भी आ सकता है, इसलिए ध्यान आंसर पे देना कि शब्द का प्रयोग की बात हो रही है या फिर उसके जनक की बात हो रही है या फिर भारत में जो है कौन इसका जनक माना जाता है उसकी बात हो रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जो धर्म का आत्मवादी सिद्धांत है यानी एनिमिज्म को किसने प्रतिपादित किया? तो एनिमिज्म जो सिद्धांत है उनके अनुसार धर्म की उत्पत्ति आत्मा पर विश्वास उसके भय के कारण हुई है। तो उनका ऐसा मानना था कि धर्म की उत्पत्ति जो होती है वो आत्मा पर विश्वास और उसके भय के कारण ही हुई है। तो धर्म का आधार बिंदु आत्मा पर विश्वास होता है। तो इनमें से किसने ये जो धर्म का जो आत्मवादी जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था? टायलर ने और स्पेंसर ने। तो टायलर इसमें है, स्पेंसर नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। तो टायलर और स्पेंसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगर इनके जगह पे सिर्फ स्पेंसर होता तब भी स्पेंसर ही करेक्ट आंसर होता। तो ये ध्यान रखना है। पवित्र एवं पार्थिव प्रोफेन, जो पवित्र है और पार्थिव है की अवधारणा किसने दी थी? स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, सोरोकिन ने या दुर्खीम ने? तो पवित्र और पार्थिव यानी जो प्योर है और प्रोफेन है, पार्थिव है और पवित्र है, उसकी अवधारणा किसने दी? कल हम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही थी तब ये क्वेश्चन आया था, तो तुम लोगों ने कहा था जो प्योर है और इम्प्योरिटी के लिए धर्म है, मैंने क्या कहा था? पवित्र और पार्थिव, प्रोफेन। तो इसका आंसर तो समझ में आ ही गया होगा जिन लोगों ने कल किया था। तो इसका जो आंसर है वो है इमाइल दुर्खीम। तो इमाइल ने अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप जो है उसमें धर्म के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए सेक्रेड एंड प्रोफेन वर्ड का इस्तेमाल किया था, यानी पवित्र और पार्थिव जो वर्ड है उनको यूज किया था। तो दुर्खीम के अनुसार समाज की वस्तुओं को देखने की अभिवृत्ति ही वस्तु को पवित्र या पार्थिव बनाती है। किस तरीके से हम समाज की वस्तुओं को देखते हैं, तो अपने आप में से कोई वस्तु पवित्र या अपवित्र नहीं होती है। तो समाज जिसे पवित्र कहता है वो पवित्र हो जाता है, हम जिसको अपवित्र कहते हैं वो अपवित्र हो जाता है। अब जैसे जो पहले अगर हम उठा के देखते हैं हिस्ट्री में, तो वहां पहले अनटचेबिलिटी जो फैला दी गई थी, तो कुछ एक स्पेसिफिक जो कास्ट उनको अनटचेबल्स कह दिया गया था, अपवित्र कह दिया गया, उन्हें मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। आज जो है जैसे हमारा नजरिया होता है चीजों को, हम जिन चीजों को चाहे पवित्र बना दें, जिन चीजों को चाहे अपवित्र बना दें, तो हम हमारी चीजों को देखने का नजरिया है कि हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं। तो सेक्रेड और जो प्रोफेन जो वर्ड की जो अवधारणा जो की थी वो थी दुर्खीम ने। तो जो लोग कल कह रहे थे ना प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात जो कर रहे थे, नहीं मैम ये वाला करेक्ट है, ये आंसर वो देख ले ध्यान से कि पार्थिव और पवित्र यानी सेक्रेड और पार्थिव। तो परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो परिवार विषयक जो अध्ययन होते हैं उसमें भूमिका मेल भाव
की जो अवधारणा होती है उसका प्रयोग किसने किया? विलियम गुडे ने, के.एम. कपाडिया ने, आई.पी. देसाई ने या एस.पी. नगेंद्र ने। इसमें से परिवार विषयक अध्ययन जो है जिसपे कि मूलिका जो मोल भाव होता है उसकी परिभाषा, यानी गुडे जो है वो तो निराशावादी विचारक हैं और उनका मानना है कि परिवार जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है क्योंकि इसके सारे कार्य किसी न किसी संस्था द्वारा किए जाने लग गए हैं। तो वर्तमान में परिवार में सिर्फ भूमिकाओं को लेकर सौदेबाजी चल रही है, ऐसा उनका कहना था। तो मोल भाव जो भूमिकाएं हैं, रोल्स को लेके जो भूमिकाएं में मोल भाव चल रहा है, तो ये जो डिस्क्राइब किया था ये किया था विलियम गुडे ने। तो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 80, आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी या क्वेश्चंस जो हैं आपको करने में मजा आ रहा होगा। अगर यहाँ हम लोग पोल क्रिएट कर पाते तो और अच्छा लगता। तो जो लोग जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अनअकैडमी वो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे जो रेगुलर कोर्स हैं वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है एमसीक्यूज भी कर रहे हैं और हम लोग उसमें जो कंप्लीट जो डिटेल कोर्स है उसको भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी शायद हमारा यूनिट 3 चल रहा है जो कि अब कंप्लीशन पे है। अब हम लोग बहुत जल्दी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और साथ साथ चूंकि एग्जाम्स करीब है तो हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करने पे भी हमारा ध्यान है कि उनको भी हम लोग सॉल्व करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि जो कोर्स है वो छूटे ना। तो इस वजह से अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। हम लोगों की क्लासेस जो है रोज 8:30 बजे होती हैं, जो प्लस मेंबर्स की क्लासेस है। तो उनको जो स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक जो संबंध है, प्रतिबंध है, उनसे संबंधित नहीं है? निकटता, भीगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। तो निकटता भिगमन जो है वो एक निषेध है, एक वैवाहिक प्रतिबंध है जिसमें निकट के नातेदारों से विवाह जो है वो प्रोहिबिटेड होता है, उसमें विवाह नहीं किया जा सकता। और बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर से बाहरी विवाह कर सकता है और इस प्रकार ये सभी विवाह निषेधों से संबंधित है। जबकि जो बहुपति विवाह जो है वो एक प्रकार का विवाह है, यानी जो निकटता भिगमन जो है उसमें भी हम शादी नहीं कर सकते हैं। बहिर्विवाह जो है वो अपने से बाहर हम शादी नहीं कर सकते। अंतः विवाह जो है इसमें भी शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो बहुपति विवाह है वो जो है वो वैवाहिक परिबंध जो है, प्रतिबंध जो होते हैं यानी प्रोहिबिशन जो एक्ट, उससे प्रोहिबिशन से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बहुपति विवाह। क्वेश्चन नंबर है 81। 81 में हम देखेंगे कि हिंदू विवाह जो अधिनियम है 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? जो हिंदू विवाह जो अधिनियम है इनमें से कौन से विवाहों को मना करता है कि नहीं होना चाहिए? सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, सप्रवर विवाह, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसको कि हिंदू 1955 जो एक्ट है उसके हिसाब से जो विवाह है, उस अधिनियम के हिसाब से जो विवाह है उसको नहीं करना चाहिए? तो हिंदू जो विवाह अधिनियम है 1955 में केवल जो मनाही है वो सपिंड विवाह की है जो प्रतिबंधित किया गया है, जबकि जो सगोत्र है या सप्रवर विवाह जो है उसको मान्यता प्रदान की गई है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी सपिंड जो विवाह है वो उस पिंड में जो विवाह है वो नहीं हो सकता है। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम लगाइए। जो पारंपरिक हिंदू समाज होते हैं उनमें विवाह के जो सही क्रम है, मुख्य उद्देश्य के जो सही क्रम है वो क्या है? ए है प्रजा, रति और धर्म, रति धर्म और प्रजा, धर्म रति और प्रजा और धर्म प्रजा और रति। तो जो परंपरागत हिंदू समाज में विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले क्योंकि हिंदू जो मैरिज है उसको सेक्रेट कहा गया है तो इसके लिए मतलब धर्म है, सबसे पहला उद्देश्य तो धर्म है। उसके बाद क्या होता है? धर्म के बाद होता है रति यानी संतानोत्पत्ति,
उसके बाद है शारीरिक सुख, और उसके बाद है रति क्रिया। तो धर्म, प्रजा और रति, यानी जो विवाह का प्रमुख उद्देश्य होता है वो धर्म होता है, प्रजा है और रति है। तो ये तीनों जो है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है डी जो है वो करेक्ट वन है। इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र हिंदू, हिंदू और सिख। यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो होता है 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है उसमें से सिर्फ हिंदू आते हैं, या हिंदू और सिख दोनों आते हैं, या फिर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन भी आते हैं, या 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय जो है इसमें आते हैं। तो हिंदू जो अधिकार अधिनियम जो है 1956 में हिंदू के अंतर्गत हिंदू, सिख और बौद्ध तथा जैन जो है वो सभी धर्म आ जाते हैं। अतः इन चारों समुदायों पर उत्तराधिकार संबंधी विषयों का जो अधिनियम है वो लागू हो जाता है। तो इसलिए जो आंसर है वो करेक्ट है। हिंदू अधिनियम के अंदर में ये चारों धर्म आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कुछ एक विवाह संबंधी नातेदारों के उदाहरण हैं। पत्नी, भाई, ससुर और पिता, ये सब जो मैरिज जो संबंधी जो नातेदारी है इनमें से रिलेटेड है। तो कौन कौन से रिलेशन है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो पत्नी तथा ससुर यानी पत्नी के पिता, और विवाह संबंधी नातेदारों में, जबकि रक्त संबंधी नातेदारों में माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी ये सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, यानी पत्नी और ससुर दोनों ही करेक्ट है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी पिता और भाई जो है ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। तो विवाह उपरांत जो आते हैं वो ससुर और पत्नी। मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई? सोरोकिन ने लिखा, माहिम ने लिखा, वेबर ने लिखा या दुर्खीम ने लिखा? तो मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी कार्ल माहिम ने। तो ये जो पुस्तक थी वो लिखी गई कार्ल माहिम के द्वारा। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब आते हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक जो है वो किसने, उसका लेखन किसने किया था? आंद्रे बेतेई ने, बोटोमोर ने, रजनी कोठारी ने या योगेश अटल ने? तो जो पुस्तक का नाम है वो है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो स्टूडेंट्स जो है हमारे प्लस मेंबर हैं वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो उन्हें पता होगा इसका आंसर कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो किया है रजनी कोठारी ने। तो ये पुस्तक लिखी थी इंडियन पॉलिटिक्स पे रजनी कोठारी ने। इस पुस्तक को उन्होंने जाति एवं राजनीति के संबंध पर चर्चा किया था उस पुस्तक में। तो इसको लिखा है रजनी कोठारी ने, जिसमें उन्होंने कास्ट और पॉलिटिक्स के जो संबंध है उनके बारे में चर्चा किया है। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, द थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 87, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी? मार्क्स ने, पेरेटो ने, वेबलेन ने या दुर्खीम ने? तो थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास जो नामक पुस्तक है इसकी रचना किया वेबलेन ने की थी। तो इनमें से इसमें उन्होंने विलासी जो वर्ग हैं उनकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास रिटन बाय वेबलेन। क्वेश्चन नंबर 88, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रीमिटिव सोसाइटी, जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है प्रीमिटिव सोसाइटी में नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रीमिटिव सोसाइटी किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रीमिटिव सोसाइटी ये लिखी गई थी 1952 में, जिसमें सामाजिक संरचना और फंक्शनलिज्म और प्रकारवाद की जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म प्रकारवाद की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत करा गया था। तो ये पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी ब्राउन ने।
ये पुस्तक लिखी थी ब्राउन ने। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। उसके बाद है 89 सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बॉड्रीलॉर्ड, फूको, गॉफमैन, अलेक्जेंडर। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ। तो सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ जो पुस्तक थी उसमें बताया है कि जो उत्तर आधुनिक जो समाज है हमारा, जो पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी है हमारी, उसका संकेत का समाज है, यानी हमारे सिंबल पे आधारित है, जहां ये एक आहत समाज यानी वाउंडेड सोसाइटी है जो मृत्यु के कगार पर खड़ी हुई है। तो इसको किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा था वॉड्री लॉर्ड ने। वॉड्री लॉर्ड ने इसको लिखा था। द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल ऑर्डर जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सोशल ऑर्डर जो नामक पुस्तक है इसके लेखक समनर है, स्मॉल है, वेस्टीड है, मैकाइवर और पेज है। तो द सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है उसको लिखा वीरस्टीड ने। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, जॉर्ज सिमिल ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसको देखते ही सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा कार्ल मार्क्स, लेकिन मैं बता दूं कि क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी जो है नामक पुस्तक के लेखक डेरेनड्रॉफ है, जो कि विकल्प में सही नहीं है, दिया नहीं गया है उनका नाम, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं है आंसर। डेरेनड्रॉफ ने ये पुस्तक लिखी थी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो जी एस घुरिया ने लिखी, एन के बोस ने लिखी, डी एन मजुमदार ने लिखी, या सचिनानंद ने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी इसको डी एन मजुमदार ने ये लिखी थी, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास ये समझ में आई या पसंद आई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हो वो आप लोगों तक पहुंच सके। और बाकी स्पेशल क्लासेस मैं जैसे टाइम टू टाइम जो है क्रिएट करूंगी तो उसमें आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन क्लासेस की, ताकि आप लोग जो है ज्वाइन कर पाए मुझे फ्री क्लासेस के लिए। जो स्पेशल क्लास हम लोग वीकली, मोस्टली क्लासेस मैं वीकेंड पे करती हूँ क्योंकि टाइम मुझे वीकेंड पे ही मिल पाता है। तो क्लासेस, स्पेशल क्लासेस हमारी वीकेंड पे होती है। आज एक क्लास और होने वाली है हमारी, लेकिन वो यूट्यूब क्लास नहीं है, वो है क्लास हमारी स्पेशल क्लास एक होने वाली है जो कि आज रात 9 बजे मैंने शेड्यूल की है वो क्लास। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। और मेरा जो उसका चैनल है, आपके टेलीग्राम का जो चैनल है, आप मुझे वहां ज्वाइन कीजिए ताकि उस क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरे जो प्लस मेंबर्स जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि वो चैट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक यहाँ पेस्ट कर दें ताकि जो लोग ऐड नहीं है मुझसे वो लोग ऐड हो पाए उस पर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे प्लस मेंबर्स हैं, जिनके जो लोग ऐड है मेरे साथ टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम की आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि जो लोग ऐड नहीं है वो ऐड हो पाएंगे। तो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, क्लास से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी मैं उनको दे पाऊंगी। तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इंफॉर्मेशन हो क्लास से रिलेटेड आप तक पहुंच जाए। वो जो भी क्लासेस होंगी, फ्री क्लासेस जो होंगी, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मिल जाए आपको। जो स्टूडेंट जिनके पास मेरी टेलीग्राम आईडी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो टेलीग्राम आईडी को यहाँ पे शेयर कर लें।
कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और कौन सी क्लास, किस तरह की क्लासेस आप लोग चाहते हैं जिसको हम लोग आगे मैं शेड्यूल करती रहूं आप लोगों के लिए। और या क्वेश्चन आंसर अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं कि हिंदी की जगह पे इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करें। मेरा टेलीग्राम आईडी, इसमें से मेरे जो स्टूडेंट होंगे, श्रुति, जो लोग टेलीग्राम पे ऐड हैं वो शेयर कर लें एक बार। अच्छा, एक मिनट में मैं खुद कोशिश करती हूँ उसको शेयर करने की, जस्ट ए मिनट। मेरा टेलीग्राम आईडी, इसमें से मेरे जो स्टूडेंट होंगे, श्रुति, जो लोग टेलीग्राम पे ऐड हैं वो शेयर कर लें। तो टेलीग्राम जो आईडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इसको। तो 5 मिनट के बाद ही मैं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि टेलीग्राम आईडी मेरा, जस्ट ए मिनट। मैं स्टूडेंट्स को प्लस प्लस चैट मेंबर्स को जो है मैं शेयर कर रही हूँ, वो लोग इसको कॉपी पेस्ट मार दें वहां पे। स्टूडेंट्स आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लास इंग्लिश में ही, हिंदी में ही सही है, या इंग्लिश में भी मैं ये क्लास, सेम क्लास को जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं कर सकती हूँ, या फिर स्पेशल क्लासेस में अगर आप लोग थ्योरी क्लासेस चाहते हो तो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसको हम लोग थ्योरी क्लासेस भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप एक डेमो देख पाओ कि हम लोग किस तरीके से हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का, जो क्लासेस का पैटर्न जो अनअकैडमी में हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स को हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी कुछ शायद जो डिस्काउंट चल रहे हैं रेट्स, आप उनको यूज कर सकते हैं। मेरा आईडी है शिबा01, SHEEBA01। उसको यूज करके आप डिस्काउंट के लिए भी वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, प्लस मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को। तो मेरा कोड जो है उसको यूज कीजिए, शिबा01, SHEEBA01। तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। ओके पुष्पेंद्र, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को मिले हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो है ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन उस पे है सारे क्वेश्चंस, कुछ भी अलग से नहीं है। जो पेपर जो पहले आ चुके हैं ये उनसे रिलेटेड पेपर है। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम 5 साल के पेपर हम लोग सॉल्व करें, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैंने मोस्टली हिंदी में क्लास यहाँ पे इसलिए रखी है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, उनको आसानी हो इसको करने में। और हम लोग अपनी क्लास में इंग्लिश में भी करते हैं, तो इंग्लिश को हिंदी में मैं डिफाइन करती हूँ, उसके बाद ही बच्चे दोनों ही पेपर को हम लोग आगे रख के काम करते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हो कि अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए। श्रुति,
ऐसे टेलीग्राम पे मैं चैनल का नाम बता दूं आपको, जो चैनल है मेरा उसका नाम मैं बताऊं, क्योंकि अभी मैं चैट शेयर नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी यूजीसी नेट, सोशियोलॉजी यूपीएससी यूजीसी नेट, एनटीए नेट फ्री लेक्चर्स। तो ये चैनल है मेरा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मुझे, क्योंकि जो भी क्लासेस होंगी हमारी, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो फ्री क्लासेस होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाएगी। तो किसी ने शेयर नहीं किया है मेरा जो चैनल है, मैं लाइव चैट अभी कर नहीं रही हूँ, 3 मिनट और रह गए हैं, मैं लाइव चैट 3 मिनट के बाद ही कर पाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी आज की, और क्या क्या चीजें और आपको उसमें ऐड चाहिए, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे कोड के साथ शिबा01 के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमें, क्योंकि डिटेल क्लासेस जो है वो मैं टेलीग्राम लिंक बताती हूँ 1 मिनट में। अच्छा, नाउ आई कैन शेयर द लिंक विद यू ऑल। ये लिंक मैंने शेयर किया है ग्रुप में, आप लोग इसको क्लिक करो, ऐड कर पाओगे इसमें। और ये कोड है मेरा, इसको आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नहीं मिला? अच्छा, लिंक का नाम भेज देते हैं, शायद लिंक का ऑप्शन नहीं है इसमें कोई। मैं लिंक का नाम शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये लिंक मैंने भेजा है, आप इस पे क्लिक करिए, देखो टेलीग्राम पे ये लिंक है। लिंक शेयर नहीं हो पा रहा, शायद ऑप्शन नहीं है लिंक का। लिंक शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। टेलीग्राम पे आप सर्च करो सोशियोलॉजी यूपीएससी यूजीसी एनटीए नेट फ्री लेक्चर्स। मेरे नाम से भी सर्च करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, डॉक्टर शिबा खालिद नाम से सर्च करो, तुम लोग को मिल जाएगा। डॉक्टर शिबा खालिद से सर्च करो। तो आज एक स्पेशल क्लास और है हमारी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रात 9 बजे मुझे उस स्पेशल क्लास के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने
तो आप लोग मुझे ज्वाइन करो रात को 9 बजे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रात 9 बजे मिलते हैं हम लोग स्पेशल क्लास पे, जिसका कि लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। ओके, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसका। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।